Hello friends, welcome back to my channel Value Education. So I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 किया था और अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, तो जो आज हम सीखने वाले हैं वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, मतलब इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ तो बात होने वाली है अभी इस टॉपिक में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपके क्लास 9th में आपको इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये सब भी बताया गया था, ऐसा बुक में लिखा है, बट आई एज्यूम कि आपको नहीं पता है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स सबको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर्स p बाय q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और जहाँ पे जो ये q हो, p और q इंटीजर्स हैं और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। अगर ऐसे किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई q के फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। और ऐसे नंबर्स जिनको p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम कहेंगे वो नंबर्स इरेशनल नंबर है। और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? √2, √3, √5 ऐसा रिप्रेजेंट करते थे। ये देखो, √2, √3, √5, है ना। इन जनरल कैसे लिख देते थे? √p। वो क्या होता था? एक इरेशनल नंबर होता था जहाँ पे p क्या होता था? वेयर p इज इन प्राइम नंबर। ये हम रिकॉल कर रहे हैं बस आपकी लास्ट क्लास की नॉलेज को, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये थोड़ा थियोरेटिकल लेक्चर होने वाला है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट को जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो रिकॉल करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है रिकॉल करना। ओके, so recall a number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q। वही हमने अभी डिस्कस किया, where p and q are integers and q not equals to 0, ठीक है। वही चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इरेशनल नंबर्स के, √2, √3, √15, पाई माइनस √2 अपॉन √3, और एक ये नंबर दिया है। तो इरेशनल नंबर्स वो भी दो टाइप्स के होते हैं, जो कुछ तो ऐसे नंबर्स होंगे जो टर्मिनेट हो जाएंगे कुछ पॉइंट के बाद, और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे। गॉट इट? कुछ तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और कुछ जो होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और रिपीटिंग भी होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर्स। ओके, नाउ बिफोर वी प्रूव दैट √2 इज इरेशनल वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम। देखो बुक में आपके क्या लिखा है, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, पता है। बच्चे पढ़ते नहीं है, मूव ऑन कर जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये सब पढ़ना बहुत, यही सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। √2 इज इरेशनल वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम। अब हम थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसके प्रूफ पे बेस्ड होगी, जो हमने लास्ट क्लास में की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। गॉट इट? ओके, सो हमारी फर्स्ट थ्योरम है 1.3। लेट मी चेंज कलर हियर, ऑरेंज लेते हैं। ओके ओके, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p कैसा है? एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, बोल रहा है कि जो p है वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, इफ, है ना, अगर डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a। तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज का सिंबल ऐसा होता है, देखो, इक्वल टू और एरो। दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स a, मतलब इसका क्या है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, है ना। इसका मतलब यही है। अगर ए स्क्वायर को, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना आप, ए स्क्वायर को, एक सेकेंड, ए स्क्वायर को आप ए क्रॉस में, सॉरी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ए क्रॉस सॉरी, ए अपॉन पी ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए क्रॉस ए है इसमें से ए, अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है, तो अगर ए को हटा दो तो ए को भी तो पी डिवाइड कर रहा है ना, वही बोल रहा है, ठीक है। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है।
ठीक है, ए कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पी क्या है, ए पॉजिटिव इंटीजर है और पी जो है वो प्राइम नंबर है। ये दो चीज़ें बता दी है उन्होंने, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। अब हमने, क्योंकि हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी यूज़ करनी है, उसी के यूज़ करने से ये प्रूफ होगा। तो उन्होंने बोला है कि अगर हम ए का प्राइम फैक्टराइजेशन लेट कर लेते हैं, तो इन्होंने क्या लेट किया है ए का प्राइम फैक्टराइजेशन, ए इज इक्वल्स टू पी वन पी टू एंड पी एन। सपोज पी वन ए का फैक्टर है, पी टू भी ए का फैक्टर है, पी एन भी ए का फैक्टर है, अप टू पी एन। तो इन्होंने इस तरह से लिख लिया है इसको, ठीक है, जहाँ पे पी वन पी टू क्या है, प्राइम्स है और नॉट नेसेसरी, इससे ज़रूरी नहीं है कि वो अलग हों। देयरफॉर ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, अब पहले तो ए इन्होंने मान लिया, इन्होंने लेट किया है, लेट मतलब सपोज कर लिया उन्होंने कि a इज इक्वल्स टू पी वन पी टू अप टू पी एन है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर क्या होगा, तो इसकी अगर जब आपको a पता है तो ए स्क्वायर लिख सकते हो। ए स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए, अभी हमने किया ए स्क्वायर को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, a इंटू ए में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, पी वन पी टू अप टू पी एन, फिर इंटू में पी वन अप टू पी एन, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर अप टू पी एन का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब देखो, ओके, नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a। अब क्या बोल रहा है, हमें दिया गया है कि p जो है, उसने बोला है ये चीज़ ना, हमें प्रूफ क्या करना है, तो a को भी डिवाइड करे। तो बोला है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक it follows that p is one of the prime factors of a square। अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि p जो है वो प्राइम फैक्टर होगा कहीं ना कहीं a स्क्वायर का, तभी तो वो डिवाइड कर रहा है। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम से हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी नंबर्स किसी भी नंबर को, कॉम्पोजिट नंबर को डिवाइड करते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टर हो जाएगा। However, using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are p1, p2 up to pn। क्योंकि जो numbers a के फैक्टर्स होंगे वही तो उसको डिवाइड करेंगे ना, वही उन्हीं में से प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि और नंबर्स तो आ नहीं सकते हैं, है ना। तो सो p इज वन ऑफ, तो p किस में से होगा, इन्हीं नंबर्स में से होगा जो हमने लेट किया था a के लिए। गॉट इट। नाउ सिंस a इज इक्वल्स टू पी वन पी टू अप टू पी एन, p डिवाइड्स a। अगर a, अब बोल रहा है कि सिंस मतलब कि a जो है वो p1 p2 pn के इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसमें, और p इसी में से बिलोंग कर रहा है, p किस में से बिलोंग कर रहा है, p इसमें से ही बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब p को आप इस साइड ले जाओगे तो a को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो हमें क्या लेकर चले थे, हम लेकर चले थे कि जो a स्क्वायर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमें प्रूफ करना था कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ कर दिया यहाँ पे, p डिवाइड्स a, सिंपल। ओके, नाउ अब हम एक नंबर ले लेते हैं √2, इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं सॉरी। अब हमें एज्यूम करना है, हम कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलेंगे, मतलब ऐसे केसेस में ये याद रखना कि आप कुछ ऐसे नंबर्स, मतलब जो भी गिवन होगा उसको हम उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है, उल्टा एज्यूम करेंगे। कि जैसे इसमें हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है, तो हम लेके चलेंगे कि √2 जो है वो रैशनल है। अल्टीमेटली लास्ट में वो स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो जाएगी, तो हम कह देंगे ऑन कॉन्ट्ररी बेसिस √2 जो है वो, हेंस √2 इज इरेशनल। गॉट इट, समझ में आ गया। नाउ देखो प्रूफ देख लेते हैं। टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल, लेट अस अज्यूम कर लिया हमने कि √2 जो है वो रैशनल है। तो अगर √2 रैशनल है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एज एन रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जस्ट इन्होंने p/q नहीं लिया है, r और s ले लिया है। देखो यहाँ पे वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स देख के कंफ्यूज मत होया करो, घबराया मत करो, वो सब सेम ही होता है, बस वही चीज़ को दूसरे तरीके से दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई चेंज नहीं है उसका, ठीक है। सपोज r एंड s हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब बोल रहा है कि r और s को
सपोज करो कि इनके कॉमन फैक्टर में मतलब 1, आर का फैक्टर कितने भी हो, मान लो कितने भी नंबर्स हो, उनमें से 1 तो होगा ही एक फैक्टर, है ना। एस के भी 1 तो होगा ही एक फैक्टर। तो वही बोल रहा है कि सपोज कि आर के जो भी फैक्टर्स हैं, आप सपोज करो कि 1 तो कॉमन है ही, इनके अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। आर और एस के 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ये हमको क्या करना है, सपोज करना है। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, वी गेट √2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। मान लो आर और एस के अलावा कोई और भी फैक्टर है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मान लो आर आपका कुछ भी मान लो 14 है और एस आपका है 7, हाँ 7 ले लो। तो इसको डिवाइड 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, एक तो 1 फैक्टर होगा ही होगा, दूसरे ये 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इनको कट करके आप लिख सकते हो 1 और ये 7, ये 7, तो क्या हो जाएगा 7/1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा a बाई बी क्या हो गया 7/1, तो 7 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया, एक 7 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। सिंपल, समझ में आ गया, जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने 7/1 यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं ली, वेरिएबल ले लिया है, कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया है a बाई बी, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये होगा जहाँ पे a और b क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। गॉट इट, ए और बी को प्राइम होंगे। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF करने पे कॉमन मतलब 1 ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर का 1 हो, तो उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। नाउ अब देखो इस इक्वेशन को देखो, √2 इज इक्वल्स टू a बाई बी है, b को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा, वही लिखा है b√2 इज इक्वल्स टू a। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b² हो जाएगा, ये देखो 2b², और यहाँ पे क्या हो जाएगा a²। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब a² को आप क्या कहते हैं 2 को आप राइट साइड ले जाओ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा b² इज इक्वल्स टू a²/2। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा है ना। तो हमने ऊपर थ्योरम क्या पढ़ी थी, है ना, थ्योरम पढ़ी ना हमने अभी, देखो हमने क्या थ्योरम पढ़ी कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। अगर p जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर यहाँ पे p क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे a² को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा। तो वही हम इस स्टेटमेंट से बोल सकते हैं। थ्योरम 1 पॉइंट देखो किस तरह यूज किया ना हमने, प्रीवियस थ्योरम को इस तरह यूज करते हैं। सो वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 2c। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। तो हम a को इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, सिंपल है ना। देखो c यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लिया, जब बोल रहा है कि 2 भी डिवाइड करता है a को, तो आप किस तरह से 2 को देखो 2/a/2 लिखने का थोड़ा सा ना, a/2 इसकी कुछ तो वैल्यू होगी, तो हमने उस वैल्यू को ले लिया है c कोई भी इंटीजर है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल्स टू 2c आ जाएगा, 2 को साइड ले जाओगे राइट साइड, 2c आ गया। सिंपल, यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करना है, सब्सटीट्यूट करेंगे हम कुछ वैल्यूज को। कैसे, a के लिए वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। वी गेट 2b² इज इक्वल्स टू 4c² एंड b² इक्वल्स टू 2c²। अब कैसे किया है इन्होंने, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे a² कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दो आप, तो ये 4 हो जाएगा, a² इज इक्वल्स टू 4c² हो गया, है ना। और यहाँ पे a² क्या दिया है, 2b² दिया है। तो आप इसको इस तरह से लिख, देखो दोनों इक्वल a² के हैं, है ना। जब दोनों स्टेटमेंट्स किसी एक नंबर के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे 2b² इज इक्वल्स टू 4c² भी हो जाएगा, वो ही लिखा है यहाँ पे, सिंपल, गॉट इट। और इससे हम कह सकते हैं दोनों साइड
यहाँ से देखो 2 को हम इस साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो और डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। दिस मीन्स, अब इसका क्या मतलब है कि जो 2 है, अब देखो यहाँ से इसको आप इस साइड ले जाओगे तो डिवीजन में जाएगा ना, इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो अगर b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, अगेन थ्योरम रिकॉल करो, तो b को भी 2 डिवाइड करेगा। गॉट इट? देयरफॉर a b हैव एटलीस्ट, और यहाँ पे b क्या है, आपका जो प्राइम नंबर क्या था, p क्या था, 2 था। तो अब क्या बोलेंगे, हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे देखो √2 इज इक्वल्स टू a बाई बी लिया था, तो इसका मतलब क्या है कि a और b के एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर होंगे। 2 कॉमन फैक्टर होंगे ना, क्योंकि 2 बार डिवाइड कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाल लिया कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को भी और b को भी, है ना, हमने किया ना। और यहाँ पे भी देखो, मतलब a और b को दोनों को, यहाँ पे देखो 2 जो डिवाइड है वो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, इधर देखो यहाँ से, और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। ये मिल गया, तो दो दो हमें इससे ये क्या पता चला कि a और b के जो है 1 के अलावा भी और कॉमन फैक्टर्स हैं, एटलीस्ट 2 तो हैं ही, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। गॉट इट? तो इससे क्या कहेंगे, जब हमें 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिल गए हैं तो हमारी स्टेटमेंट तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई ना, एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर हैव एटलीस्ट 2। देखो ये स्टेटमेंट देखो, therefore a and b have at least 2 common factors। गॉट इट? 2 कॉमन फैक्टर हैं, इसका मतलब क्या है, हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि जो a और b है हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन a। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया क्या, हाँ, ओके, गॉट इट। हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना यहाँ पे, तो हम क्या कह सकते, देखो हमने रेशनल लेके चले उसको, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि वो, हाँ वही चीज है, देखो, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो ये इससे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया इस पार्ट से कि जो a और b है उसमें उसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है एक्सेप्ट 1, पर हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता इरेशनल नंबर। गॉट इट? इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया हमने। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that √2 is rational। क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया यहाँ पे, आपको गलत सलत क्यों यहाँ पे स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं और आपका आंसर गलत सलत क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपने गलत एज्यूम ही किया था, √2 इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, और हम रैशनल लेके चले थे। गॉट इट? तो हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि √2 जो है वो इरेशनल है। सिमिलरली √3 के लिए प्रूव करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से प्रूव किया हुआ है, आप बस इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है, सेम तरीके से प्रूव करेंगे। और इसमें भी यही है, एग्जाम्पल 10 में भी शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, यहाँ पे भी हम इसको रैशनल लेके चलेंगे, 5 माइनस √3 को रैशनल लेके चलेंगे, और ए और बी ऐसे फाइंड कर लेंगे, मतलब वही है, कॉन्ट्रडिक्शन से इसको भी प्रूव कर देंगे। देखो, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल, रैशनल ले लिया, दैट इज वी कैन फाइंड कोप्राइम ए एंड बी सच दैट 5 माइनस, मतलब अगर देखो यहीं से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है आपका प्रोसीजर कि 5 माइनस √3 को आपने अगर रैशनल ले लिया, सॉरी मैं बार बार इरेशनल बोल रही हूँ, ओके, याद रखना अगर मैं कहीं गलती से बोल दूँ तो, 5 माइनस √3 को हम रैशनल लेके चल रहे हैं, तो रैशनल नंबर को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, आप ऐसा लिख लो, ठीक है, जहां पे वो को प्राइम, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी a बाई बी लिख लिया। अब 5 को, अब a बाई बी को इस साइड ट्रांसफर कर रही हूँ मैं, और √3 को इस साइड, ताकि मेरे को पता चल जाए कि √3 को प्रॉपरली किस तरह लिख सकते हैं। रीअरेंज कर दिया इसको, तो इस तरह से ये आ गई आपकी स्टेटमेंट। रीअरेंजिंग द इक्वेशन, रीअरेंज कर दिया, अब और रीअरेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे इस साइड में एलसीएम ले लो आप, इस साइड में, इस पूरी साइड पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे b आ जाएगा, b का इंटू और डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5b माइनस a अपॉन b, यही आ जाएगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, लेकिन a और b क्या है, हमारे रैशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं, तो वी गेट 5 माइनस a बाई बी इज रैशनल, तो ये भी क्या होगा हमारा, रैशनल होगा। सो √3 इज रैशनल, तो √3 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट
दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। समझ में आई बात? आपने उसको रैशनल लेके चले और रैशनली प्रूव कर दिया, ठीक है, पर ऐसा तो होता नहीं है, रूट 3 तो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। समझ में आया ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई? क्योंकि हम गलत ही लेके चले थे, ठीक है, तो गलत आंसर आ रहा है। इस तरह से देखो, जब गलत लेके चलते हैं और गलत हमें आंसर आता है तो हम कह देते हैं उस चीज़ को कि ये कॉन्ट्रडिक्ट, हम अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि जो हमने एज्यूम गलत किया था उसका ऑपोजिट बोल देते हैं फिर, ठीक है। सिमिलरली 3 रूट 2 इज इरेशनल, इसको इरेशनल प्रूव करना है, फिर से क्या करेंगे, इरेशनल प्रूव करना है तो इसको क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे, मान लिया रैशनल। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज इस तरीके से रीअरेंज आपको इस तरीके से करना है कि आपका जो इरेशनल नंबर हो ना, देखने में ही पता चल जाएगा आपको, कहीं भी रूट दिख रहा है तो वो इरेशनल नंबर है ना। तो जो इरेशनल नंबर है ना वो आपका एक साइड रह जाए, बाकी आपके टर्म्स पूरे अलग साइड आ जाए। इस तरह से रीअरेंज करना है। तो देखो इन्होंने कैसे रीअरेंज किया, यहाँ पे रूट 2 इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे 3 इन्होंने ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में, तो क्या हो गया, बस इतना ही किया है, रूट 2 इज इक्वल्स टू a/3b हो गया। तो सिंस 3 a एंड b आर इंटीजर्स, ये तीनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, इज रैशनल, कैसे हैं, रैशनल है, क्योंकि हम रैशनल लेके चल रहे हैं। तो रूट 2 भी रैशनल होगा जब ये पूरी चीज़, देखो किसी ये पूरी चीज़ रूट 2 के इक्वल टू में है, तो जब ये पूरी चीज़ रैशनल है तो और ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली रूट 2 भी रैशनल होगा, ऐसा कहेंगे हम। लेकिन ये क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है फैक्ट को कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है, तो हम क्या कहेंगे, हम कंक्लूड कर देंगे कि 3 रूट 2 जो है वो इरेशनल है। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने मेनली रूट मतलब रैशनल नंबर को प्रूफ कैसे करना है वो पढ़ा है। सिंपली एक थ्योरम पढ़ी है कि जो p है वो एक प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी ऑब्वियसली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, इसका स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है। आपको जब भी आप चीज़ें प्रूव कर रहे हो, कोई भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर रहे हो कि वो इरेशनल है, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है स्टेटमेंट की। गॉट इट? तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट और सेशन समझ में आया होगा और वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ exercise number 1.3. So okay, bye bye guys, meet you in the next lecture. Thank you.